Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, open your active English workbook. Unit number 12, A Well for Ugandans. At page number 61, here grammar part has been given. In yesterday lecture, we discussed what is an indefinite pronoun. We read that an indefinite pronoun takes the place of a noun that is non-specific, or you can say that is not a particular noun. For example, if I say someone is knocking at my door, someone is knocking at my door, मेरे दरवाजे पर कोई दस्तक दे रहा है. अब यहाँ पे someone जो है कोई से मुराद क्या है? इसका मतलब है कि हम जिस नाउन की जगह someone को यूज़ कर रहे हैं वो कोई स्पेसिफिक नाउन नहीं है. हम ये नहीं कह रहे असलम इज़ नॉकिंग एट द डोर या ही इज़ नॉकिंग एट द डोर. असलम इज़ नॉकिंग एट द डोर जब कहते हैं तो पता है कि असलम तो एक प्रॉपर जो है वो नाउन है और उसकी जगह पे हम ही इस्तेमाल कर सकते हैं. लेकिन जब हम someone कह रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम जिस नाउन के बारे में बात कर रहे हैं वो कोई पर्टिकुलर नाउन नहीं है, वो कोई स्पेसिफिक नाउन नहीं है. लेट्स रीड द इंफॉर्मेशन गिवन इन द इंफॉर्मेशन बॉक्स. We use indefinite pronouns to refer to people or things that are not specific. हम indefinite pronouns को लोगों या चीज़ों का हवाला देने के लिए इस्तेमाल करते हैं और वो लोग या चीज़ें कैसी होती हैं? that are not specific, जो कि मखसूस नहीं होती हैं. We use pronouns ending in body or one for people. Or in yesterday lecture we have read that the pronouns that are ending in body or one as somebody, nobody, anybody and ending in one someone, no one. तो ऐसे indefinite pronouns जिनके लास्ट पर body या one आता है वो हम इस्तेमाल करते हैं लोगों के लिए. And the pronouns ending in thing for things. और ऐसे indefinite pronouns जिनके लास्ट पर आता है thing जैसे कि nothing, anything, वो हम इस्तेमाल करते हैं चीज़ों के लिए. ये आपने जहन में रखना है. उसके बाद जो हम मज़ीद आज टिप्स याद करेंगे वो ये हैं कि indefinite pronoun जैसा कि somebody और anybody, इन दोनों का मानी एक ही जैसा है. somebody कोई शख्स, anybody कोई शख्स, लेकिन इनके इस्तेमाल में फ़र्क ये है कि somebody is used in an affirmative sentence. somebody या something आप ले लें. ऐसे indefinite pronouns जिनके शुरू में some आ रहा है वो इस्तेमाल किए जाएंगे affirmative यानी कि मुस्बत sentences में, while anybody, anything ये इस्तेमाल किए जाएंगे नेगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में. नंबर 1 टिप आज की क्या है कि जो सम वाले इंडेफिनिट प्रोनाउंस हैं जैसे somebody, something, ये आप अफर्मेटिव जुमलों में इस्तेमाल करेंगे यानी मुस्बत फ़िक्रात में. ऐसे फ़िक्रात जिनमें नॉट नहीं लिखा होगा और ना ही वो क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस होंगे उसमें आप इस्तेमाल करेंगे somebody या something. वाइल ऐसे फ़िक्रात जो कि नेगेटिव होंगे यानी मनफी होंगे जिनमें नॉट लिखा होगा या फिर इंट्रोगेटिव यानी कि क्वेश्चन वाले फ़िक्रात होंगे वहाँ आप लिखेंगे एनीथिंग या एनीबॉडी. नंबर 2 ये है कि अगर आपके पास चॉइस ज़्यादा वसी है तो आप इस्तेमाल करेंगे वन वाले ऑप्शंस यानी कि ऐसे इंडेफिनिट प्रोनाउंस जिनके आखिर पर वन आता है जैसे someone. और अगर आपके पास चॉइस महदूद है तो फिर आप someone की जगह somebody लगाएंगे. ये दोनों टिप्स आपने अच्छी तरह जहन में रखनी है. लेट्स मूव टू एक्टिविटी ए. सर्कल द करेक्ट इंडेफिनिट प्रोनाउन. दुरुस्त इंडेफिनिट प्रोनाउन को दायरा लगाइए. आपके पास सेंटेंस दिया गया है देयर इज़ डैश और आपके पास ऑप्शन है समथिंग या एवरीथिंग. समथिंग यानी कोई चीज़, एवरीथिंग यानी हर चीज़. ऑन योर शोल्डर आपके कंधे पर. आपके कंधे पर अब हमने सिलेक्ट करना है कि हम समथिंग लगाएं या एवरीथिंग लगाएं. तो आपके कंधे पर
क्या कहेंगे, कोई चीज़ है या हर चीज़ है? तो द मोस्ट सुटेबल इज़ समथिंग, मोर सुटेबल इज़ समथिंग। देयर इज़ समथिंग, कोई चीज़ है ऑन योर शोल्डर, आपके कंधे पर, तो आप समथिंग को सर्कल कीजिए। देयर इज़ समथिंग ऑन योर शोल्डर, आपके कंधे पर कोई चीज़ है। इज़ इट अ फ्लाई, क्या ये एक मक्खी है? अब ये देखें कि इसके एंड पे क्वेश्चन मार्क आ रहा है, तो आपके जहन में सवाल उठेगा कि टीचर ने तो बताया था कि क्वेश्चन वाले सेंटेंस में हम एनी वाला ऑप्शन लगाएंगे, तो हमने यहाँ पे सम को क्यों चूज़ किया? तो आप गौर करें तो हमने जिस हिस्से में सिलेक्ट करना था, चूज़ करना था, वो हिस्सा नेगेटिव या इंट्रोगेटिव नहीं था, वो तो अफर्मेटिव है। देयर इज़ समथिंग ऑन योर शोल्डर, आपके कंधे पर कोई चीज़ है, तो आपने जिस हिस्से को फिल करना है उसको देखना है कि अगर वो नेगेटिव या इंट्रोगेटिव होगा तो आप एनी वाला ऑप्शन यूज़ करेंगे। वैसे तो हमारे पास यहाँ पे एनी वाला ऑप्शन था ही नहीं, तो हमारे पास ये चूँकि एक अफर्मेटिव सेंटेंस था तो हमारे लिए ज़्यादा सूटेबल था कि हम समथिंग लगाएं। सेंटेंस नंबर 2 है, समवन या एनीवन टोल्ड मी दैट सेसिलिया इज़ एब्सेंट। मुझे बताया कि सेसिलिया एब्सेंट है, तो विच वन डू यू थिंक इज़ करेक्ट? Someone is correct indefinite pronoun for this sentence, so we will encircle someone. Someone told me that Cecilia is absent. किसी ने मुझे बताया कि सेसिलिया एब्सेंट है। अब यहाँ पे देखें कि ये जुमला हमारे पास ऑप्शन देखें तो दोनों सेम है, someone या anyone, कोई शख्स। तो हमने someone को क्यों सिलेक्ट किया है? क्योंकि इस जुमले में ना तो नॉट लिखा है ना इस जुमले के एंड पर क्वेश्चन मार्क है, तो इसलिए हमने सिलेक्ट किया है समवन। सेंटेंस नंबर 3 है, एडम वाज अपसेट। एडम अपसेट था बिकॉज नोबडी या समबडी, नोबडी किसी ने नहीं, नो वाले इंडेफिनेट प्रोनाउन खुद नेगेटिव मीनिंग देते हैं। नोबडी किसी शख्स ने नहीं, समबडी किसी शख्स ने, रिमेंबर्ड हिज बर्थडे उसकी सालगिरह को याद रखा। तो what do you think which is correct pronoun for this sentence? तो we will select here nobody. Adam was upset. Adam upset था because nobody remembered his birthday, क्योंकि उसकी सालगिरह को किसी ने याद नहीं रखा। क्योंकि अगर हम सिलेक्ट करते हैं somebody तो इसका मतलब है किसी ने उसकी सालगिरह को याद रखा, तो अगर उसकी सालगिरह किसी को याद रहती तो वो अपसेट क्यों होता? इसलिए हम सिलेक्ट करेंगे नोबडी। तो आप नोबडी को सर्कल में करें। उसके बाद आइए सेंटेंस नंबर 4 पे, वी हैव पैक्ड, हमने पैक कर लिया है नथिंग या एवरीथिंग। नथिंग मतलब कुछ नहीं, एवरीथिंग हर चीज़। वी नीड फॉर द पिकनिक, जिसकी हमें पिकनिक के लिए ज़रूरत है, तो वी विल सिलेक्ट हेयर एवरीथिंग। वी हैव पैक्ड एवरीथिंग, हम हर चीज़ पैक कर चुके हैं। वी नीड फॉर द पिकनिक, जिसकी हमें पिकनिक के लिए ज़रूरत है, तो इनसर्कल कीजिए एवरीथिंग को। सेंटेंस नंबर 4 के लिए हमने इनसर्कल किया है एवरीथिंग को। नाउ वी विल डू सेंटेंस नंबर 5। ही स्पोक सो फास्ट, वो इतना तेज़ बोला, डैट आई कुड नॉट अंडरस्टैंड, कि मैं नहीं समझ सका। नथिंग या एनीथिंग, नथिंग कोई चीज़ नहीं, एनीथिंग कोई चीज़, ही सेड उसने कही। अब आप गौर करें तो इस जुमले में नॉट लिखा हुआ है, नॉट लिखा है, इसका मतलब है ये एक नेगेटिव सेंटेंस है, तो वी विल सिलेक्ट हेयर एनीथिंग। एनीथिंग को सर्कल कीजिए। ही स्पोक सो फास्ट, वो इतना तेज़ बोला, डैट आई कुड नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग ही सेड, कि मैं कुछ ना समझ सका जो उसने कहा। अगर हम यहाँ पे नथिंग सिलेक्ट करते तो नथिंग का खुद का मतलब था कोई चीज़ नहीं, जबकि हम देख रहे हैं कि इस सेंटेंस में नॉट पहले से यूज़ हुआ है, तो नॉट और नो इकट्ठा नहीं आएगा, यानी कि नॉट और नथिंग इकट्ठे नहीं आएंगे, इसलिए हम यहाँ पे एनीथिंग सिलेक्ट करेंगे। सेंटेंस नंबर 6, द फेयर वॉज अ ग्रेट सक्सेस, मेला एक बड़ी कामयाबी था। देयर वॉज एनीथिंग या समथिंग फन, वहाँ पे था मज़ा। फॉर डैश एवरीवन या नो वन, तो फॉर फर्स्ट पार्ट वी विल सिलेक्ट समथिंग। देयर वाज समथिंग फन, वहाँ पे कुछ मज़ा था। फॉर एवरीवन हर शख्स के लिए,
कामयाबी इसी चीज़ पे थी ना कि वहाँ पे हर शख्स के मज़ा करने के लिए कोई चीज़ मौजूद थी। तो फर्स्ट वी विल एनसर्कल समथिंग देन एवरीवन। फॉर सेंटेंस नंबर 6 we have encircled something and everyone. Now move to activity B. Fill in the blanks with the correct indefinite pronouns. Correct indefinite pronouns से खाली जगह को fill करें, खाली जगहों को। Listen dash is knocking at our door. करेक्ट कीजिए, ऑन की जगह एट लिखिए, नॉकिंग के साथ या नॉक के साथ प्रपोजिशन हमेशा लिखी जाती है एट। लिसन गौर से सुनिए, डैश इज नॉकिंग एट आवर डोर, हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। तो व्हाट डू यू थिंक विच इज करेक्ट इंडेफिनिट प्रोनाउन फॉर दिस सेंटेंस? वी विल राइट हियर समवन। लिसन, समवन इज नॉकिंग एट आवर डोर। गौर से सुनिए, कोई हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। अब यहाँ पे हमारे पास चॉइस जो थी वो वाइड थी, मतलब कि हमारे पास जिन लोगों के बारे में हम बात कर रहे हैं वो एक महदूद तादाद में नहीं थे, बल्कि हमारी सिलेक्शन ज़्यादा थी, इस वजह से हमने इस्तेमाल किया समवन। इज़ डैश एट होम, घर पर है और ये क्वेश्चन है। तो व्हाट विल वी राइट हियर? वी विल राइट हियर इज़ एनीवन एट होम, क्या घर पर कोई शख्स है? क्वेश्चन था तो इस वजह से हमने लिखा है एनीवन। ही चकल्स, वो चुपके से हंसा। हु कुड इट बी, कौन हो सकता है ये? इज़ ही डैश, क्या है वो? वी नो, जिसे हम जानते हैं। तो वी विल राइट इन द ब्लैंक इज़ ही समवन, क्या वो कोई शख्स है? वी नो, जिसके बारे में हम जानते हैं। येस इट इज़ अंकल सैम, जी हाँ ये अंकल सैम है। डैश इन टाउन नोज हिम, कस्बे में उन्हें जानता है। और यहाँ पे हम इंडेफिनिट प्रोनाउन लिखेंगे, हमने लिखा है एवरीबॉडी। एवरीबॉडी का ई कैपिटल लिखा है क्योंकि यहाँ से जुमला स्टार्ट हो रहा है, सैम पे पिछला जुमला कंप्लीट हुआ है। एवरीबॉडी इन टाउन नोज हिम, कस्बे में हर कोई या हर शख्स उन्हें जानता है। ही इज़ कैरिंग अ बिग बैग, उन्होंने एक बड़ा थैला उठाया हुआ है। फुल ऑफ प्रेजेंट्स, तोहफों से भरा हुआ, यानी उनके पास एक बड़ा सा थैला है जो तोहफों से भरा हुआ है। देयर इज़ डैश इन देयर, वहाँ पे है, एंड वी विल राइट हियर समथिंग। देयर इज़ समथिंग इन देयर, इसके अंदर कुछ है। फॉर डैश, एंड वी विल राइट इन दिस ब्लैंक एवरीवन। देयर इज़ समथिंग, कोई चीज़ है, इन देयर, वहाँ। फॉर एवरीवन, हर एक के लिए। देयर इज़ अ टॉय कार फॉर मैथ्यू, मैथ्यू के लिए खिलौना गाड़ी है। अ टॉय हाउस फॉर मार्था, मार्था के लिए एक खिलौना घर है। एंड अ स्टोरी बुक फॉर मी, और मेरे लिए कहानियों की एक किताब। डैश इज़ क्राउडिंग अराउंड अंकल सैम, अंकल सैम के गिर्द क्राउड बना रहे हैं, यानी हजूम बना रहे हैं। कौन बना रहे हैं? वी विल राइट हियर एवरीवन। एवरीवन इज़ क्राउडिंग अराउंड अंकल सैम, हर कोई अंकल सैम के गिर्द हजूम बना रहा है, मतलब इकट्ठा हो रहा है। चैटिंग एंड लाफिंग हैप्पीली, गपशप लगाते हुए और खुशी से हंसते हुए। डैश वॉन्ट्स टू बी लेफ्ट आउट ऑफ द फन, कोई भी मज़े से बाहर रह जाना नहीं चाहता। एंड वी विल राइट हियर नोबडी। नोबडी वांट्स, कोई नहीं चाहता। और मैंने आपको बताया है कि नो वाले इंडेफिनिट प्रोनाउन आपके जुमले को नेगेटिव करते हैं, यानी कि उसमें एक नेगेटिव सेंस पैदा कर देते हैं। नोबडी वांट्स, कोई नहीं चाहता। टू बी लेफ्ट आउट ऑफ द फन, मज़े से बाहर होना। होप यू हैव अंडरस्टूड बोथ एक्टिविटीज़ टॉट टुडे। आपने जो करेक्ट इंडेफिनिट प्रोनाउन है ए एक्टिविटी के लिए उनको अपनी बुक पर सर्कल लगाना है, और बी एक्टिविटी में करेक्ट इंडेफिनिट प्रोनाउंस आपने खुद से लिखने हैं। इन दोनों एक्टिविटीज़ की आपने मशक करनी है, और उसके साथ साथ अपनी कोर्स बुक के पेज नंबर 143 पर
बी एक्टिविटी में जो क्वेश्चन नंबर 6 से 10 तक है वो आपने अच्छी तरह से याद करने हैं। अल्लाह हाफिज़।